नमस्कार, संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की। लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटीन के माध्यम से मंजूरी दे दी गई। सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, आयुष मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक, नागर विमानन कोयला मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, संचार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, सहकारिता कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, संस्कृति कार्य और रक्षा मंत्रालय के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, विदेश, वित्त, खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग, सूचना एवं प्रसारण, जल शक्ति, श्रम एवं रोजगार, विधि एवं न्याय और योजना विभाग की अनुदान मांगों को पारित किया गया। लोकसभा ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक संख्यांक 2024 को भी मंजूरी दी। सदन ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को भी मंजूरी प्रदान की। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जीडीपी का 2.5% बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है और उसने पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य बजट आवंटन में 164% की वृद्धि की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और दुनिया ने माना है कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया है। दुनिया के सारे लोग आयुष्मान भारत के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के ये प्रयास स्वास्थ्य क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाले हैं। जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट आवंटन कम होने के विपक्षी सदस्यों के दावों के संदर्भ में कहा कि वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य बजट 33,278 करोड़ रुपए का था, जो कि आज 90,958 करोड़ रुपए का हो गया है। उन्होंने कहा कि बजट में पिछले 10 वर्ष में 164% की ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता और कितना महत्व देती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2017 की स्वास्थ्य नीति में जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करने का लक्ष्य तय किया था और इस दिशा में सरकार तीव्र गति से आगे भी बढ़ रही है। सरकार ने इस बजट में जीडीपी का 1.9% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को ताकत दे रही है और कुल स्वास्थ्य बजट का 55% एनएचएम के माध्यम से खर्च किया जाना है। सरकार बजट बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर लोगों की जेब से होने वाले खर्च को भी कम करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इस दिशा में ही पीएम जन आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ परिवारों के करीब 55 करोड़ लोग यानी देश की लगभग 40% गरीब आबादी 5 लाख रुपये सालाना स्वास्थ्य कवरेज का लाभ उठा रही है। उनका यह भी कहना था कि 2014 में मोदी सरकार बनते ही समय जब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात होती थी तो लगता था कि भारत इस बारे में सोच ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम आयुष्मान भारत संचालित हो रहा है और इसका विस्तार किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 22 एम्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 18 संचालित हैं और 4 निर्माणाधीन है। इस दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य टोकाटोकी करते रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों के साथ यूजी और पीजी मेडिकल सीट की संख्या भी बढ़ी है। लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि मत्स्य उत्पादन के साथ 2.8 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर संकल्पित हैं कि देश के हर क्षेत्र को विकसित करेंगे, तभी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जा सकेगा। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुदान की मांगों को मंजूरी दे दी। इससे पहले मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने कहा कि इस सरकार की स्थिति यह है कि मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन नाकाफी है। भाजपा सदस्य दुष्यंत सिंह ने कहा कि इस सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन का गरीबी उन्मूलन में बड़ा योगदान है। दुग्ध उत्पादन में वार्षिक 6% की वृद्धि हुई है। भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार ने गौशालाओं को पर्याप्त धन दिया है और पशुपालन से जुड़े सभी क्षेत्रों में काम किया है। कांग्रेस के बेनी बहनन ने मछुआरों की समस्याओं का उल्लेख किया और कहा कि मछुआरों की औसत आयु अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि बजट में इजाफा करना चाहिए क्योंकि पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि बजट आवंटन इस क्षेत्र की व्यापकता की जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। जनता दल यूनाइटेड के आलोक कुमार सुमन ने कहा कि पशुपालन और मछली पालन के विकल्पों पर मोदी सरकार ने नई सोच के साथ काम किया है। उन्होंने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और नई तकनीक की जरूरत बताई। सुमन ने देश में 51 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण करने की जरूरत भी बताई। शिवसेना के अरविंद सावंत ने मुंबई के मछुआरों की समस्या उठाते हुए सरकार से ध्यान देने का आग्रह किया। भाजपा के रोडमल नागर ने कहा कि डेयरी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान है और ये क्षेत्र 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। उन्होंने पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सोमवार को लोकसभा में गोवा राज्य निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 पेश किया। अभी तक राज्य की विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। यह विधेयक जनगणना आयुक्त को गोवा में एसटी की आबादी को अधिसूचित करने का अधिकार देगा। तो ये थी लोकसभा से जुड़ी हुई सदन की कार्यवाही की खबरें। और अब बात करते हैं सदन के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी जानकारी की। उच्च सदन में आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के डिजिटल पहचान पत्र बनाए जाएंगे और इन्हें उनकी खेती की जमीनों के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता किसानों का सम्मान और कल्याण है और वह इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को ऊंचे ब्याज से मुक्ति मिली है और उनके सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। इससे किसान सशक्त हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि खेती की जमीनों में हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए सरकार किसानों के डिजिटल पहचान पत्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस आईडी को किसानों की जमीनों से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जमीनों की धांधली रोकी जा सकेगी और राजस्व अधिकारियों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। इस आईडी से आपदा आने या फसल नष्ट होने की स्थिति में वास्तविक किसान को मदद मिल सकेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रही है। इसके लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करने के प्रयास करते हुए प्राकृतिक खेती के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि कृषि निर्यात पर सरकार का जोर है और चावल, मसाले, चीनी और मूंगफली का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने जलवायु के अनुकूल फसलें तैयार करने की योजना भी शुरू की है।
इसके अंतर्गत नई किस्में तैयार की जा रही हैं। ये जलवायु परिवर्तन की स्थिति से निपटने में सहायक होंगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब वर्ष 2080 तक अनुमानित आबादी को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ थी, जिसमें शहरी आबादी 31% थी। वर्ष 2023 में देश की आबादी के 140 करोड़ होने और शहरी आबादी के 50 करोड़ या 36% होने का अनुमान जताया गया। वर्ष 2036 तक आबादी के 150 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें शहरी आबादी के 60 करोड़ या 40% होने की संभावना है। वर्ष 2069 तक देश की आबादी की बढ़कर 150 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें शहरी आबादी 90 करोड़ या 52% होने का अनुमान है। उन्होंने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मोदी सरकार ने देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बनाई थी और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था, जिसमें 12 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना के तहत चिन्हित कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष शहरों में 90% काम पूर्ण होने वाले हैं। शेष काम भी चालू वित्त वर्ष में मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। इस परियोजना में अब तक 46,000 करोड़ रुपयों का व्यय हो चुका है और चालू वित्त वर्ष के बजट में इसके लिए 2,400 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सदन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कामकाज पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, लेकिन इनके परिणाम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना केवल 3% लक्ष्य हासिल कर पाई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और हरित ऊर्जा मिशन जैसी घोषणाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस क्षेत्र में भारी निवेश किया है। इससे जनता को न केवल निःशुल्क बिजली मिलेगी, बल्कि उसकी आय में भी इससे वृद्धि होगी। सौर ऊर्जा से रोजगार के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। तटीय पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नया आयाम है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। कांग्रेस की रंजीत रंजन ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि इसके तहत लगाए जाने वाले सौर पैनल बहुत महंगे हैं। और वहीं वाईएसआर कांग्रेस के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने अक्षय ऊर्जा का बजट 7,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपए कर दिया है, लेकिन इसमें अनुसंधान और विकास के लिए केवल 0.5% का आवंटन किया गया है, जो अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अकेले सरकार जरूरी वित्तीय संसाधन नहीं जुटा सकती। उन्होंने जैव ईंधन और बायोगैस के क्षेत्र में ध्यान दिए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने कहा कि भारत में वर्ष 300 दिन धूप खिली रहती है, इसलिए अक्षय ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक हम केवल 30% तक पहुंचे हैं। तो अगले 6 वर्षों में 70% कैसे हासिल किया जाएगा? तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा कि मंत्रालय के काम जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं और भारी निवेश के बावजूद योजनाएं लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही हैं। शिवसेना के मिलिंद मुरली देवड़ा ने कहा कि सौर योजनाओं से लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाभ होने वाला है। सरकार को इसे गंभीरता से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा वास्तव में भविष्य की पीढ़ी का ईंधन है। सदस्य ने कहा कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में करीब 30 लाख रोजगार सृजन का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प के तहत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रही है। इसके लिए जल, पवन और सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है और इनके लक्ष्य समय से पहले हासिल किए जा रहे हैं। इससे पहले उच्च सदन में सुबह कार्यवाही शुरू होने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के
वी शिवदासन ने शून्यकाल के दौरान कहा कि सरकार पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठा रही है। पत्रकारों को कोई सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है और उन्हें मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस की जेबी माथेर ने खाड़ी देशों की हवाई उड़ानों के आसमान छू रहे किरायों में कमी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से मांग की कि इसमें हस्तक्षेप कर श्रमिकों को कुछ राहत दिलाने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की बढ़ती घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इस पर अंकुश लगाए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कैंसर के कारण देश में हर वर्ष लाखों लोगों की मौत का मामला उठाते हुए कहा कि छोटे देशों की जितनी आबादी है उतने लोग हमारे यहाँ कैंसर से मर जाते हैं। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। भाजपा के सामी भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में जाली भारतीय मुद्रा पर रोक लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जितनी भी जाली मुद्रा है उसका 20% से अधिक पश्चिम बंगाल से आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड भी पकड़े जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने स्वास्थ्य बीमा पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की मौजूदा 18% की दर को कम किए जाने की मांग की। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को क्रेडिट कार्ड न देने का मुद्दा उठाया और इस पर ध्यान दिए जाने की मांग की। इसी के साथ ही संसद समाचार में इतना ही। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टीजी न्यूज़।